नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस कक्षा में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। इनकम टैक्स के चैप्टर इनकम फ्रॉम सैलरी में हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था पर्क्स यानी कि अनुलाभ। इसमें मैंने आपको मकान की सुविधा के बारे में, किराया मुक्त रहने के मकान की सुविधा के मूल्यांकन के बारे में पिछले वीडियो में बताया था। आज उसी से आगे हम कंटिन्यू करेंगे। इसी में अनुलाभों में जो दूसरा टॉपिक है, सभी जो कर्मचारियों के लिए कर योग्य अनुलाभ हैं, हम उनको डिस्कस कर रहे थे। तो उनमें जो ये दूसरा आपका टॉपिक है वो है नियोक्ता द्वारा कर्मचारी के दायित्वों का भुगतान। इसके अंदर यदि कोई एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय के किसी ऐसे दायित्व का भुगतान करता है जो कि यदि एम्प्लॉयर ना करता तो फिर एम्प्लॉय को वहन करना पड़ता, तो नियोक्ता द्वारा चुकाई गई ऐसी राशि अनुलाभ यानी कि पर्क मानी जाती है और कर्मचारी की आय में शामिल की जाती है। उदाहरण के तौर पर कर्मचारी के बिजली और पानी के बिलों का भुगतान, यदि कनेक्शन कर्मचारी के नाम से है या बिल कर्मचारी के नाम से है, कर्मचारी के होटल या क्लब के बिल्स का भुगतान, कर्मचारी के ड्यू इनकम टैक्स का भुगतान, कर्मचारी के पर्सनल लोन का भुगतान, कर्मचारी के बच्चों की शिक्षा के व्ययों का भुगतान यदि शिक्षण संस्था नियोक्ता की स्वयं की नहीं है, यदि घरेलू नौकर कर्मचारी ने रखा है और उसके लिए भुगतान नियोक्ता ने किया है, कार कर्मचारी की है और चलाने के खर्चे नियोक्ता चुकाता है, या अन्य कोई भी भुगतान यदि बिल कर्मचारी के नाम से है और भुगतान नियोक्ता ने किया है। तो ये था नियोक्ता द्वारा कर्मचारी के दायित्वों का भुगतान। नेक्स्ट इसमें है कर्मचारी के जीवन बीमा प्रीमियम या वार्षिकी के लिए चुकाई गई राशि। इसमें क्या है कि नियोक्ता द्वारा कर्मचारी के जो जीवन बीमा प्रीमियम के रूप में या एन्युटी अनुबंध के लिए चुकाई गई जो राशि है वो अनुलाभ मानी जाती है और कर्मचारी की आय में शामिल की जाती है। एक बात और यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है कि यदि नियोक्ता ऐसे प्रीमियम का भुगतान करता है तो ऐसे प्रीमियम की राशि ड्यू होने पर ही हम उसको अनुलाभ मान लेंगे, ना कि भुगतान करते समय। मान लीजिए कि प्रीमियम मार्च 2020 में देय होता है लेकिन इसका भुगतान मई 2020 में किया गया, तो ऐसा प्रीमियम 2019-20 गत वर्ष के लिए ही अनुलाभ मान लिया जाएगा, ना कि 2020-21 के लिए, क्योंकि ये देय होने के आधार पर पर्क माना जाएगा, ना कि पेमेंट करते समय। दूसरा, यदि नियोक्ता ने दुर्घटना बीमा प्रीमियम या चिकित्सा बीमा प्रीमियम या कर्मचारी राज्य बीमा प्रीमियम जैसे बीमा प्रीमियम्स का भुगतान किया है तो ये कर योग्य नहीं है, और जो नियोक्ता द्वारा चुकाया गया प्रीमियम होता है उसकी राशि पर कर्मचारी को धारा 80C के अंतर्गत नियमानुसार डिडक्शन प्रदान की जाती है। नेक्स्ट इसमें फोर्थ जो पॉइंट है वो है ब्याज मुक्त या रियायती दर पर रियायती ब्याज पर ऋण। नियोक्ता जो है कई बार कर्मचारी को या उसके जो पारिवारिक सदस्य हैं उन्हें बिना ब्याज के या फिर कम ब्याज दर पर लोन भी देता है। तो ऐसी सुविधा या लाभ का जो मूल्यांकन है वो गत वर्ष के पहले दिन यानी कि 1 अप्रैल को घोषित ब्याज दर के आधार पर किया जाएगा। तो हमारा जो प्रीवियस ईयर है वो है 2019-20। तो 2019-20 के लिए गत वर्ष का पहला दिन होगा 1 अप्रैल 2019। उस दिन SBI की जो ब्याज की घोषित दरें हैं उनके आधार पर ही हमें इस सुविधा का मूल्यांकन करना है। ये ब्याज की दरें यहाँ मैंने टेबल के रूप में, जस्ट अ मोमेंट, टेबल के रूप में आई नहीं है शायद इस वीडियो में, यहाँ पे है, ये देखिए। यहाँ देखिए, मकान के लिए बता रखी हैं दरें। इसमें महिलाओं के लिए अलग है, पुरुषों के लिए अलग है। नई कार के लिए, सर्टिफाइड प्री ओन्ड कार के लिए, फिर 2 व्हीलर लोन के लिए, सुपर बाइक के लिए अलग अलग दरें आपके सामने कर योग्य ब्याज की दे रखी हैं। शिक्षा के लिए एजुकेशन लोन 7.5 लाख तक हो तो 10.55% पर एनम, 7.5 लाख से ज़्यादा हो तो 10.80 पर एनम, और लड़कियों के लिए ऋण लेने पर सभी दरों में
5% की कमी कर दी जाएगी। ऐसे पर्सनल लोन जो है अगर सिबिल स्कोर 650 या उससे ज़्यादा है तो 11.65% पर एनम, और अगर सिबिल स्कोर 650 से कम है तो फिर 12.15% पर एनम। तो ये दरें हैं ब्याज की। इसके अलावा जो चीज़ यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि ब्याज की गणना हर महीने के लिए की जाएगी। महीने के अंत में शेष रही राशि पर ही ब्याज लगाया जाता है। जैसे कि मान लो कि 1 अप्रैल को बकाया ऋण की राशि 1 लाख है और अप्रैल महीने में 20,000 की पेमेंट कर दी जाए, तो जो अप्रैल महीने का जो ब्याज है वो 1 लाख माइनस 20,000 80,000 रुपये पर ही लगेगा। दूसरा, यदि ऋण की राशि जो है वो यदि ऋण रियायती ब्याज दर पर दिया गया हो तो फिर SBI द्वारा घोषित दर और वसूल की गई ब्याज दर का अंतर ही सुविधा का मूल्य माना जाएगा। और एक और बात यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है कि यदि ऋण की मूल राशि 20,000 से ज़्यादा ना हो तो फिर ऐसी स्थिति में सुविधा का मूल्य या लाभ का मूल्य 0 माना जाएगा। जैसे मान लो कि किसी कर्मचारी ने पहले 10,000 का लोन ले रखा था, तो इस पर क्योंकि 20,000 से कम है तो उक्त दरों से गणना किया गया ब्याज क्या होगा, कर मुक्त होगा। लेकिन मान लीजिए उसने फिर से 30,000 का लोन ले लिया, तो अब उसकी कुल ऋण की राशि 10,000 और प्लस 40,000 हो जाएगी। तो अब 40 के 40,000 पर जो ब्याज निकलेगा वो कर योग्य होगा। ऐसा नहीं है कि 10,000 को छोड़कर बाकी 30,000 के ऊपर, ऐसा नहीं होगा। तो कुल ऋण की राशि 40,000 हो जाएगी। ऐसी स्थिति में पहले वाला जो 10,000 का ऋण था उस पर ब्याज भी आपका कर योग्य हो जाएगा। इसके अलावा यदि ऐसा ऋण नियम 3A में वर्णित बीमारियों जैसे कि कैंसर या हार्ट डिजीज़ या किडनी डिजीज़ या एड्स या TB आदि के लिए लिया गया है तो फिर ऐसे ऋण पर भी ब्याज को अनुलाभ नहीं माना जाएगा। तो ये था आपका पॉइंट, ब्याज मुक्त या रियायती दर पर ऋण की सुविधा। नेक्स्ट है चल संपत्तियों का उपयोग, यूज़ ऑफ मूवेबल एसेट्स। यदि एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय या उसके किसी मेंबर ऑफ हाउस होल्ड को कोई एसेट, लेकिन कंप्यूटर और लैपटॉप को छोड़कर यदि कोई एसेट उपयोग करने के लिए दी है तो ऐसी सुविधा का मूल्य माना जाएगा। यदि तो स्वामी नियोक्ता स्वयं है तो संपत्ति की लागत का 10%, और यदि स्वामी नियोक्ता स्वयं नहीं है अर्थात उसने किराए पर लेकर ऐसी संपत्तियां उपलब्ध करवाई हैं तो फिर जो उसने किराया चुकाया है वही राशि। और अगर नियोक्ता इस सुविधा के लिए कोई राशि कर्मचारी से वसूलता है तो फिर उसे इस सुविधा के मूल्य में से कम कर दिया जाएगा और शेष राशि ही सुविधा का मूल्य मानी जाएगी। नेक्स्ट इसमें है आपके पास अगला पॉइंट, चल संपत्तियों का हस्तांतरण। यदि नियोक्ता ने डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कोई मूवेबल एसेट एम्प्लॉय को या उसके किसी मेंबर ऑफ हाउस होल्ड को हस्तांतरित की है तो ऐसी स्थिति में इसको अलग अलग कैटेगरीज में हमने बांट लिया है। यदि जो हस्तांतरित संपत्ति है वो कंप्यूटर या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं तो ऐसी स्थिति में सुविधा का मूल्य माना जाएगा संपत्ति की मूल लागत में से हर एक पूरे साल के लिए क्रमागत ह्रास पद्धति यानी डिमिनिशिंग डेप्रिसिएशन मेथड से 50% डेप्रिसिएशन घटाने के बाद की राशि। दूसरा, यदि मोटर कार है तो फिर 50% की जगह 20% डेप्रिसिएशन क्रमागत ह्रास पद्धति से 20% डेप्रिसिएशन घटाने के बाद शेष राशि। और यदि अन्य कोई डोमेस्टिक उपकरण है तो फिर संपत्ति की मूल लागत में से हर पूरे साल के लिए स्थायी किश्त विधि, यहाँ पर स्थायी किश्त विधि ली जाएगी। ये मैं लिखना भूल गई, इसको आप ध्यान दीजिएगा। अन्य घरेलू उपकरणों की दशा में क्रमागत ह्रास पद्धति के स्थान पर स्थायी किश्त पद्धति से 10% की दर से ह्रास घटाने के बाद की राशि इसमें ली जाती है। ये 10% जो है आपका, इसको आप ठीक ही कर लीजिए। ये जो 10% है ये स्थायी किश्त विधि से है। ठीक है, तो ये आपका स्थायी किश्त विधि से 10% की दर से ह्रास घटाने के बाद जो शेष राशि बचेगी, संपत्ति की मूल लागत में से उसे घटाने के बाद जो शेष राशि बचेगी उसे ही सुविधा का मूल्य माना जाएगा। एक बात जो आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है वो ये है कि जो डेप्रिसिएशन है वो हर संपूर्ण वर्ष के लिए लगाया जाएगा। वर्ष के भाग को
छोड़ दिया जाएगा। मान लीजिए 6 साल या 6 साल और 3 महीने संपत्ति का यूज़ हुआ, तो 6 सालों को ही हम यूज़ करेंगे। 3 महीनों जो ऊपर का समय है, वर्ष का जो भाग है, उसको छोड़ देंगे। 6 वर्ष तक का ही डेप्रिसिएशन घटाया जाएगा। और यदि जो घरेलू उपकरण है वो 10 साल या इससे ज़्यादा पुराने हैं तो सुविधा का मूल्य शून्य ही हो जाएगा, क्योंकि स्थायी किश्त पद्धति से 10% की दर से डेप्रिसिएशन जब लगेगा तो फिर 10 साल के बाद तो उसका जो अप्लिकित मूल्य है वो शून्य ही हो जाएगा। तो ये यहाँ पर आपका पॉइंट था चल संपत्तियों के हस्तांतरण की दशा में। नेक्स्ट है निःशुल्क भोजन, नाश्ता और शीतल पेय की सुविधा। इसमें ध्यान देने की बात यह है कि यदि कार्यालय के समय में ऐसी सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है तो क्या प्रोविजंस हैं, और कार्यालय समय के बाद अगर ऐसी सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है तो उसके क्या प्रोविजंस हैं। देखिए, कार्यालय समय के दौरान यदि चाय या चाय के जैसा ही अन्य कोई ड्रिंक या कोई हल्का नाश्ता उपलब्ध करवाया जाता है तो वो पूरी तरह से टैक्स फ्री है। लेकिन यदि भोजन या अन्य पदार्थ लेकिन नशे से मुक्त होना चाहिए, अन्य नशे से मुक्त पेय पदार्थ आदि की सुविधा दी जाती है, तो उस स्थिति में 2 परिस्थितियां हैं। यदि ऐसी सुविधा रिमोट एरियाज़ यानी दूर दराज के जो क्षेत्र हैं उनमें, या अपतटीय क्षेत्र यानी ऑफ शोर साइट्स पर प्रदान की गई है तो वो भी पूरी तरह से कर मुक्त है। लेकिन अगर ऐसी सुविधा अन्य किसी स्थान पर दी गई है तो फिर ऐसी सुविधा 50 रुपये प्रति भोजन तक तो कर मुक्त है, और अधिक जो है वो फिर वेतन में शामिल किया जाएगा। लेकिन यदि कोई भी सुविधा इस प्रकार की कार्यालय समय के बाद में उपलब्ध करवाई जाती है तो फिर वैसी सुविधा पूरी तरह से टैक्सेबल होगी। नेक्स्ट है यहाँ पर आपका उपहार, वाउचर या फिर टोकन्स, यानी कि गिफ्ट, वाउचर एंड टोकन। यदि नियोक्ता कर्मचारी या उसके पारिवारिक सदस्यों को किसी समारोह, उत्सव या अवसर आदि पर कोई वाउचर, टोकन या उपहार देता है तो फिर ऐसा उपहार या वाउचर या टोकन, इसकी सुविधा का मूल्य वही माना जाएगा जो कि उस उपहार या फिर वाउचर का मूल्य होगा। यहाँ पर एक पॉइंट और है, यदि गत वर्ष में ऐसे उपहारों की कुल राशि का योग 5,000 से ज़्यादा ना हो तो फिर पूरी की पूरी राशि ही कर मुक्त होगी, यानी सुविधा का मूल्य शून्य होगा, और 5,000 से अधिक होने पर ऐसा अधिक कर योग्य होगा। तो ये आपके कुछ एक और पॉइंट्स थे अनुलाभ शीर्षक के। अभी इसमें कुछ और पॉइंट्स बाकी हैं, लाइक क्रेडिट कार्ड की सुविधा, क्लब की सदस्यता और क्लब व्ययों का मूल्यांकन, और इसके अलावा विशिष्ट कर्मचारियों के लिए कर योग्य सुविधाओं का मूल्यांकन। इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।